हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, जिसके बच्चा हमने अपना एक टॉपिक कवर कर लिया था जो कि था हमारा मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद बच्चा हमने अपना शुरू किया था बैलेंस शीट, जिसकी हम पढ़ रहे थे बच्चा इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज साइड को। किसको पढ़ रहे थे? इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज साइड को। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली सीखा था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, और उसके जो फर्स्ट टू मेन हेड थे, दैट इज शेयर होल्डर फंड्स एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये दोनों बच्चा हमने कर लिए थे। अब हमारे इसके दो हेड्स और बचे, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। तो आज वाले लेक्चर में बच्चा हम इस दोनों टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे हमारी बैलेंस शीट की जो इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी एसेट साइड्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जहां हम पढ़ेंगे अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज क्या होता है, और उसके जो ये सब हेड्स हैं चार चार, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चा आपको पता होना चाहिए करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी छोड़ो, या फिर सिर्फ आपको करंट और नॉन करंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो पता होना चाहिए। वैसे तो बच्चा हम लोग अपनी +1 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं नॉन करंट और करंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद आपकी की जाती है, दैट इज़ जो 12 मंथ्स के बाद आप किसी चीज़ को कंसीडर करते हो, तो हम उसको किस में कंसीडर कर लेते हैं? नॉन करंट में। और ऐसी कोई चीज़ जो हम विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल यूज़ कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं बच्चा अंडर द करंट। तो अब हम सबसे पहले इन दोनों को देखने से पहले, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को देखने से पहले करंट और नॉन करंट का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि किस आइटम को हम करंट में इंक्लूड करेंगे और किस आइटम को हम नॉन करंट में इंक्लूड करेंगे। और ये जो करंट और नॉन करंट के बीच का डिफरेंस है बच्चा, ये आपकी एसिड्स पे भी अप्लाई होएगा और सेम आपकी लायबिलिटी पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्टली हम किस आइटम को क्लासीफाई करते हैं कि वो करंट है। हमें कब पता चलेगा भाई ये वाली चीज़ करंट है और ये वाली चीज़ नॉन करंट है? तो जो करंट है उसके अंदर जो कंडीशंस है बच्चों वो ये है। जो फर्स्ट है दैट इज इट इज़ इन्वॉल्व इन एंटिटी ऑपरेटिंग साइकिल। जो आपकी चीज़ है, वो जो आपकी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है बच्चा, उसके अंदर आनी चाहिए। मैं कहती हूँ अगर आपकी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ्स का है, कितने का है बच्चा? 8 मंथ्स का है, तो वो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन या किसी भी चीज़ के बारे में जब आप देख रहे हो कि वो नॉन करंट है या करंट, अगर वो विद इन द 8 मंथ्स हो रही है तो वो आपकी करंट है, अदरवाइज वो हमारी नॉन करंट रहेगी। ठीक है, एक और चीज़ बच्चा यहाँ पे आ जाती है, वो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। नॉर्मली अगर कोई भी चीज़ 12 मंथ से कम है, अगर किसी भी चीज़ का टाइम पीरियड 12 मंथ से कम है, तो वो ऑटोमेटिकली करंट साइकिल में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा फिनेंशियल ईयर होता है वो क्या होता है बच्चा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट इज़ 12 मंथ्स। इसलिए हम एक ऑपरेटिंग साइकिल को बेसिकली बोलते हैं कि वो 12 मंथ्स की होती है। तो कोई भी आइटम अगर विद इन द 12 मंथ्स ट्रेड हो रही है या विद इन द इस 12 मंथ्स के अंदर अंदर वो इन्वॉल्व है, तो वो करंट में जाएगी, अदरवाइज वो नॉन करंट में जाएगी। जैसे जो ये 8 मंथ्स वाली चीज़ है बच्चे, ये करंट तो है ही है। अगर इन केस यहाँ पे 12 मंथ्स होता, 13 मंथ्स होता, तो हम अगर 12 मंथ्स से कम है तो वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग साइकिल में चली गई है, वो आपकी करंट में चली जाएगी। जैसे ही 13 मंथ्स हुआ तो वो कहाँ चली गई बच्चा? नॉन करंट में चली गई। क्लियर है? हमारा सेकंड पॉइंट यही है, इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और सेटल्ड विद इन द 12 मंथ्स, बिकॉज 12 मंथ्स में होना चाहिए। तो जो ऑपरेटिंग साइकिल है, कई बार बोल देते हैं अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो हम जो टाइम पीरियड एज्यूम करते दैट इज 12 मंथ्स। क्यों? क्योंकि फिनेंशियल ईयर हमारा 12 मंथ्स का रहता है। डन। द नेक्स्ट है, इफ़ इट इज़ हेल्ड प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग। अगर हमने उस चीज़ को प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए रखा है तो वो कहाँ चली जाएगी बच्चा? हमारी करंट में, अदरवाइज वो नॉन करंट में चली जाएगी। मीन्स ऐसी कोई आइटम है जिसको आप नॉन करंट भी बोल सकते हो और करंट भी बोल सकते हो। तो जिस चीज़ को, जितनी अमाउंट को या फिर किसी आइटम को आपने ट्रेडिंग में रखा हुआ, मीन्स आप उसमें डेली का लेना देना कर रहे हैं, तो वो जाएगी हमारी करंट साइकिल में, अदरवाइज वही जाएगी हमारी नॉन करंट में।
जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किए थे, ठीक है, उसने बच्चा 5,000 डिवेंचर्स इशू करे थे जिससे उसको पैसा मिला था 5 लाख रुपए का। अब वो क्या कहती है, जो 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे इसमें से वो क्या कर रही है बच्चा, जो 4,000 डिबेंचर्स है वो नहीं यूज़ करने वाली है, मीन्स नॉन करंट में जाने वाले हैं, लेकिन जो 1,000 डिबेंचर्स है वो इसको ट्रेड करेगी डेली बेसिस पे, ठीक है, इनके अंदर वो ट्रेड करेगी। तो जो ये 1,000 डिबेंचर्स हो गए मीन्स आपके 1 लाख रुपए हो गए, ये चले जाएंगे हमारी करंट के अंदर, और बाकी के जो 4 लाख रुपए जाएंगे वो जाएंगे हमारी नॉन करंट के अंदर। क्यों, कहने को हम नॉर्मली आपको पता ही है डिबेंचर्स को बच्चा नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते क्योंकि वो लोन है, बट यहाँ पे उसने बोला ना वो ट्रेड कर रही है, तो अगर किसी चीज़ में आप डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो वो हमारी करंट के अंदर क्लासीफाई की जाएगी, ना कि नॉन करंट के अंदर। डन। तो वो वाला पार्ट जो आप नहीं ट्रेड कर रहे हो वो आपने नॉन करंट में डाल दिया, जिस चीज़ को आप ट्रेड कर रहे हो उसको आपने डाल दिया करंट के अंदर। डन। तो हमारा थर्ड पॉइंट यही था। देन आते हैं फोर्थ पॉइंट में, इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर कोई चीज़ कैश है, कैश इक्विवेलेंट है, उससे आपके टाइम पीरियड से कोई लेना देना ही नहीं है, वो हमेशा आपकी करंट रहेगी। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमेशा क्या रहेंगी बच्चा, करंट रहेंगी। Then if entity does not have an unconditional rights to defer settlement of liability for at least 12 months after the reporting period, means 31st मार्च के बाद अगर आपकी कंपनी के पास कोई राइट ही नहीं है कि वो उस लाइबिलिटी को डेफर कर सके 12 मंथ से ज़्यादा, तो जब 12 मंथ्स का टाइम पीरियड आ गया तो वो कहाँ चली गई बच्चा, आपके करंट के अंदर चली गई। क्लियर। द लास्ट है अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉन करंट। इन जो ऊपर के जो आपके 5 पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को छोड़ दे, अगर कोई चीज़ इन 5 पॉइंट्स में क्लासीफाई नहीं करती है तो वो क्या हो जाएगी बच्चा, नॉन करंट, चाहे वो एसेट हो चाहे वो आपकी लाइबिलिटी हो। डन। हमेशा याद रखिएगा, जैसे यहीं पे एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे ऑपरेटिंग साइकिल है जो मेरा, वो मैं कहती हूँ बच्चा 15 मंथ्स का था, ठीक है। तो जो मेरी लाइबिलिटी है, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, एक 30 मंथ्स के अंदर सेटल्ड हो रही है, एक आपकी 10 मंथ्स के अंदर सेटल्ड हो रही है, और एक हमारी हो रही है बच्चा 18 मंथ्स के अंदर। मैं यहाँ 3 एग्जाम्पल ले रही हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल उसने बोला 15 मंथ्स का था, ठीक है, तो जो 13 मंथ्स के अंदर अंदर सेटल हो रही है वो विद इन द कहाँ चली गई बच्चा, ऑपरेटिंग साइकिल में, तो वो रहेगी हमारी करंट, ठीक है, चाहे वो लायबिलिटी है चाहे वो आपकी एसेट है। जो 10 मंथ्स है वो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल तो चली ही चली गई, साथ ही साथ बच्चा वो 12 मंथ से नीचे नीचे है तो वो आपकी कहाँ चली गई, करंट में चली गई। देन लास्ट है 18 मंथ्स। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल होता है 12 मंथ्स का, वो भी नहीं ये पार कर रही है, पास कर रही है, और ऑपरेटिंग साइकिल जो हमारा 15 मंथ्स का है, मीन्स जो बेसिक साइकिल है 12 मंथ्स जहाँ कंज्यूम करते हैं वो उससे भी ज़्यादा है, और जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है वो 15 मंथ्स का है, तो ये कितने का, 18 का, तो ये कितने में चली गई बच्चा, हमारी नॉन करंट में। क्लियर है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्या चीज़ करंट में जाएगी और क्या चीज़ नॉन करंट रहेगी। ये हमारी एसेट्स पे भी अप्लाई होगा और ये हमारी लायबिलिटीज़ पे भी अप्लाई होगा। क्लियर है बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं जो हमारी इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ साइड बची थी, दैट इज़ नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। ये आपको डिफरेंस मैंने बता दिया, व्हाट इज़ नॉन करंट एंड करंट। तो अब इसके सब हेड्स को हम देख लेते हैं क्या होएगा, ठीक है। फर्स्टली आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज़ को देखते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ कौन सी लायबिलिटीज़ होगी, जो बेसिकली वही आफ्टर 12 मंथ सेटल होगी, जिसको आपको विद इन द 12 मंथ्स पे नहीं करना, या फिर अभी जो हमने कंडीशन की है वो उनको फुलफिल नहीं करती है। तो इसके अंदर बच्चे हमारे 4 सब हेड्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आप हमेशा याद रखिएगा, इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है और याद भी करना है। तो फर्स्टली कौन सा है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये कौन सी बोरोइंग्स होंगी बच्चा, आपने किसी से कोई पैसा उधार लिया है, बैंक से लिया या फिर किसी पर्सन से लिया, किसी दूसरी कंपनी से लिया है, मीन्स आपने कोई भी पैसा जो बोरो कर रखा है और वो आपको पे करना है आफ्टर 12 मंथ्स, मतलब 1 साल के बाद आपको पे करना है, तो वो कहाँ चला जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। तो जैसे अगर हम इसके अंदर इंक्लूड करते तो क्या आ जाएगा, जैसे डिवेंचर्स आ गए हमारे, और हमारा आ जाएगा बच्चा पब्लिक डिपॉजिट्स आ जाता है, और आपका इसके अंदर आ जाएगा बैंक से कोई आपने लोन ले रखा है या फिर किसी और थर्ड पार्टी से कोई लोन ले रखा है,
थर्ड पार्टी से, तो वो सारे कहाँ चले जाएंगे बच्चा, आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। अगर नॉर्मली आपको डिबेंचर्स गिवन है तो आप क्या करेंगे, वो डायरेक्ट डाल देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। अगर लिखा हुआ है प्रॉपर कि जो डिबेंचर्स है वो विद इन द 12 मंथ सेटल होने वाले हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे बच्चा, करंट के अंदर। डन। तो ये होता है बच्चा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मीन्स वो पैसा जो हमने अभी नहीं देना है, वो इस साल सेटल नहीं होने वाला है, वो हमें 12 महीने के बाद पे करना पड़ेगा। तो उस तरीके का कोई भी पैसा जो आपने बोरो कर रखा है वो कहाँ जाएगा बच्चा, नॉन करंट लाइबिलिटी के सब हेड अंदर, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डन। देन सेकेंड नंबर पे आ जाता है बच्चा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। अब बेसिकली मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ डेफर्ड टैक्स का। किस चीज़ का बच्चा, डेफर्ड टैक्स का, ताकि ये आपको एसेट के अंदर भी आएगा, वहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट रहेगा, तो यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज डेफर्ड टैक्स और लायबिलिटी। ठीक है, देखिए कई बार बच्चा क्या होता है, जो आपकी अकाउंटिंग इनकम होती है, मीन्स जो हमने अपनी स्टेटमेंट्स बनाई, इसके बेस पे जो हमारी इनकम आती है हम उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो हमारा इनकम टैक्स है बच्चा, वो आपकी टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करता है। तो कई बार उन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, मीन्स जो आपकी अकाउंटिंग इनकम है और जो हमारी टैक्सेबल इनकम है, कौन सी बच्चा, अकाउंटिंग इनकम और आपकी टैक्सेबल इनकम, दोनों में कई बार डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू पर्पस। किस पर्पस से, कि हम कई बार जो ट्रांजैक्शंस करते हैं हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़ वगैरह के असम्पशंस वगैरह के बेस पे करते हैं। लेकिन जो टैक्सेबल है, जो टैक्सेबल इनकम है, वो कैलकुलेट होती है जो इनकम टैक्स के अंदर आपके लॉज वगैरह गिवन है। तो जैसे जो आपका इनकम टैक्स है बच्चा, वो बोलता है जो डेप्रिसिएशन है वो आप हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करेंगे। बट अगर हम अपनी अकाउंटिंग में वो कैलकुलेट कर देते स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो बेसिकली आपकी अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस आएगा। तो उस डिफरेंस की वजह से टैक्स में जो डिफरेंस आ जाता है बच्चा, उसे हम बोल देते हैं डेफर्ड टैक्स। मीन्स अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच में डिफरेंस होने की वजह से टैक्स की कैलकुलेशन में भी डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स ने कैलकुलेट करी अपने तरीके से, हमने कैलकुलेट करी अपने तरीके से। तो दोनों पे जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, दोनों पे 10% का है बेशक से, बट कैलकुलेशन तो अलग अलग हो गई ना। जो इनकम पे कैलकुलेट करना था वो अलग अलग हुई। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस बनेगा, जो टैक्स में डिफरेंस आएगा, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स क्यों बोलते हैं बेसिकली, अब डिफरेंस तो आ गया, मान लिया आज नहीं तो कल अगर हमने ज़्यादा पे कर दिया तो हमें वापस मिल जाएगा टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंगली। अगर हमने कम पे किया तो आज नहीं तो कल हमें दोबारा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसे बोल देते हैं बच्चा डेफर्ड टैक्स, की हमने उसको डेफर कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जाम्पल से लेती हूँ, मैं कहती हूँ जो मेरी अकाउंटिंग इनकम थी वो बच्चा 10 लाख थी, लेकिन जो टैक्सेबल इनकम थी वो 9 लाख थी। दोनों पे 10% कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे हमारा टैक्स आया बच्चों 1 लाख का, यहाँ पे हमारा टैक्स आएगा 90,000 का। ठीक है, टैक्सेबल इनकम बोलती है कि आपका टैक्स बनेगा बच्चा 90,000 रुपये, लेकिन अकाउंटिंग इनकम बोलती है भाई हमारा टैक्स बनेगा 1 लाख रुपये। तो जो ये डिफरेंस आया 10,000 रुपये का, ये क्या बन गया बच्चा, आपका डेफर्ड टैक्स। अब हम इसे कब लायबिलिटी में बोलेंगे, कब हम इसे क्या बोलेंगे, एसेट में जाएगा, वो डिपेंड करेगा हमारी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है फिर टैक्सेबल इनकम। तो अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है टैक्सेबल इनकम से, जैसे यहाँ पे 10 लाख रुपये अकाउंटिंग इनकम है, 9 लाख रुपये टैक्सेबल इनकम है, तो अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस आया ये बनेगा बच्चा हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि हमने अभी तो पे किया 90,000 इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन बनता कितना था 1 लाख रुपए। आज नहीं तो कल हमें वो 10,000 और पे करना पड़ेगा, तो इसलिए वो हम लायबिलिटी में इंक्लूड कर लेते हैं, जिसको अभी डेफर जो अभी टल गई है। ठीक है, अगर इसका अपोजिट होएगा तो वो जाएगा हमारी एसेट में। मैं कह देती हूँ यहाँ पे हमारी टैक्सेबल इनकम 11 लाख थी, तो हमारा टैक्स बना बच्चा 1,10,000 रुपये। ठीक है, तो आपने जो 10,000 का डिफरेंस आया, क्यों, क्योंकि टैक्सेबल इनकम ज़्यादा थी, हमने टैक्स ज़्यादा दिया है 10,000 का, देना हमें कितना था अकाउंटिंग इनकम के बेस पे 1 लाख, तो ये बनेगा 10,000 आपका डेफर्ड एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और व्हाट इज़ डेफर्ड टैक्स एसेट, जो आपका भी एसेट्स में भी आएगा। तो हमने ये यहीं पे क्लियर कर लिया। तो बाई चांस ऐसी कोई लायबिलिटी है जैसे इस तरीके से, तो 10,000 कहाँ चला जाएगा बच्चा, हमारे सेकेंड मेन सब हेड में, दैट इज़ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डन।
देन थर्ड नंबर पे आ जाता है बच्चा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इन दोनों के अलावा अगर कोई और लाइबिलिटी है जो लॉन्ग टर्म में हमें पे करनी है तो वो किसके अंदर चली जाएगी बच्चा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर चली जाएगी। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमने 10 साल बाद प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना था, हमें उसे प्रीमियम पे रिडीम करना था, या फिर हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना था 7 साल के बाद, उसको भी हमें प्रीमियम पे रिडीम करना था। अब हमें ऑलरेडी पता है ना कि 5 और 10 साल बाद हमें वो प्रीमियम देना पड़ेगा, तो हम उसको अभी से पहले देख लेते हैं और उसको कहाँ डाल देते हैं बच्चा, वो प्रीमियम हमारा चला जाएगा इस अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। क्यों? क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि हमें आज नहीं तो कल 10 साल बाद 5 साल बाद उस प्रीमियम को पे करना पड़ेगा जब हम वो डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे, इसलिए वो हमारी नॉन लाइबिलिटी है। और कौन सी लाइबिलिटी है बच्चा, लॉन्ग टर्म है, तो वो कहाँ चली जाएगी आपकी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर। अब लास्ट पर आ जाता है बच्चा हमारा सब हेड है कौन सा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और लाइबिलिटी का डिफरेंस आपने पढ़ा है +1 क्लास में, वो हमें आप बताने की ज़रूरत नहीं है। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वो वही प्रोविजंस हो गए बच्चा जो आफ्टर 12 मंथ्स हमें पे करने हैं। लाइक अगर हमने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के लिए प्रोविजंस बनाया हुआ है, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स या फिर प्रोविज़न फॉर पेंशन जो हमें रिटायरमेंट पे देना, तो हमें पता है वो 12 मंथ्स के बाद हमें देना पड़ेगा, तो हम वो कहाँ डालते हैं बच्चा, अपने लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में, क्योंकि वो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल नहीं आते हैं। डन। अगर बाय चांस मैं कह रही हूँ कोई एम्प्लॉय नेक्स्ट मंथ ही रिटायर हो रहा है, तो आपको पता है ना उसको तो नेक्स्ट मंथ पे करना है, तो वो वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा बच्चा, आपका नीचे करंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा। करंट लाइबिलिटीज के हेड में जाएगा बच्चा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। क्लियर है? जब आपको पता है ना वो आफ्टर 12 मंथ्स पे करनी है तो जाएगी नॉन करंट में, अगर पता विद इन द 12 मंथ्स है तो जाएगा करंट के अंदर। वो उसकी किस सब हेड में जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। प्रोविजन है तो प्रोविजन वाले में जाएगा, अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में जाएगा। डन। अब लास्ट आ जाता है बच्चा हमारा करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वही जो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल रहेंगी, तो इसके अंदर भी वही हमारे 4 सब हेड है। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था उसी तरीके से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मीन्स अगर आपने किसी से पैसा बोरो किया है जो आपको पता है कि आपको विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल विद इन द 12 मंथ्स पे करना पड़ेगा, तो वो कहाँ जाएगा बच्चा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से। जैसे आपने बैंक से कैश क्रेडिट ले रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखा है, या फिर किसी कोई वही जैसे मैंने यहाँ डिबेंचर्स वाली बात बताई थी, वो कहाँ चली जाएगी बच्चा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर चली जाएगी जो आप ट्रेड करोगे। मीन्स ऐसा कोई पैसा जो आपको विद इन द 12 मंथ्स वापस करना पड़ेगा, तो वो कहाँ चला जाएगा बच्चा, आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। डन। देन अदर ट्रेड पेबेबल्स। ट्रेड पेबेबल्स हमने पढ़ा था कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 में जो आपका नाम था ये चेंज करके कहाँ आ गया था बच्चे, ट्रेड पेबेबल्स पे आ गया था। अब ये सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं होते, ये हमारे ट्रेड पेबेबल्स होते हैं। जो हमारे क्रेडिटर्स होते थे और जो हमारे बिल्स पेबेबल होते थे दोनों को ही हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, और दोनों को मिला के क्या बन जाता है बच्चा, ट्रेड पेबेबल्स। क्या बन गए, जब आप क्रेडिटर्स से रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो उनको हमें पैसा देना होता है ना विद इन द 12 मंथ्स, तो वो कहाँ चला जाएगा बच्चा, आपके ट्रेड पेबेबल्स के अंदर। क्लियर है? देन अदर करंट लाइबिलिटीज। अब इसके अलावा अगर कोई लाइबिलिटी है जो आपको पता है कि आपको विद इन द 12 मंथ्स पे करनी पड़ेगी, तो वो कहाँ जाएगी बच्चा, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वही जो आपको विद इन द 12 मंथ्स आपको पता है कि सेटल करने पड़ सकते हैं, तो हम वो कहाँ डालते हैं बच्चा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया हमारा, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, ये वाले प्रोविजंस हमारे विद इन द 12 मंथ सेटल हो जाते हैं, तो वो जाते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। अब जो इससे ऊपर मैंने अदर करंट लाइबिलिटी बताया था, अब कौन सी लाइबिलिटीज़ आपको लगता है कि बच्चा इस अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जाएगी। देखिए, जैसे कोई डिविडेंड है जो अभी किसी शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया था, मतलब 15 शेयर होल्डर से 15 में से 12 ने ले लिया था, 3 बचे हुए हैं। आपको पता है ना वो कभी भी आ सकते हैं लेने, जब आपका जो टाइम लिमिट थी वो जा चुकी है, वो नहीं आ पाई किसी XYZ रीज़न की वजह से, तो वो कभी भी उसको क्लेम कर सकते हैं। तो वो अनक्लेम डिविडेंड बच्चा कहाँ जाएगा, आपकी अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपको कभी भी आके क्लेम कर लेंगे और आपको वो पे करना पड़ जाएगा। और क्या आ जाएगा इसके अंदर बच्चा, आपके कोई भी आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होते थे वो हम सारे बोलते हैं ना करंट लाइबिलिटी होती है, तो वो यहाँ कहाँ जाएगी, वो अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जाएगी। कॉल्स इन एडवांस हो गया हमारा, जो आपको एडवांस में कॉल मिल जाती है, कॉल मनी मिल जाती है, वो कहाँ जाएगी, आपकी अदर करंट लाइबिलिटीज़ में जाएगी।
इंटरेस्ट हमारा एक्रू हो गया, ड्यू भी हो गया है लेकिन हमने पे नहीं करा था, तो वो हमारा अदर करंट लायबिलिटीज़ में चला जाएगा। जो ड्यू नहीं हुआ था लेकिन पता ही अभी 3-4 महीने बाद ड्यू हो जाएगा, तो वो भी आपका करंट लायबिलिटीज़ में चला जाएगा। कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में रिसीव हो जाती है तो हम उसे लायबिलिटी मान लेते थे ना, तो वो कहाँ चली जाएगी, आपकी अदर करंट लायबिलिटीज़ में चली जाएगी। और क्या जा सकता है, जैसे आपको पता है जो डिबेंचर्स थे वो 10 साल बाद रिडीम होने थे। अलग अलग तरीके के डिबेंचर्स होते हैं कंपनी के पास, ऐसे कोई डिबेंचर्स तो विद इन द 12 मंथ्स रिडीम होने वाले, उनकी करंट मैच्योरिटी आ चुकी है विद इन द 12 मंथ्स, तो वो कहाँ चली जाएगी बच्चा, अदर करंट लायबिलिटीज़ में चली जाएगी। मीन्स जो कहीं नहीं जाएगा करंट लायबिलिटीज़ के हेड में, वो कहाँ चला गया, आपका अदर करंट लायबिलिटीज़ में। तो ये थी बच्चा हमारी इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, जहाँ पे हमने इसके चारों मेन हेड फिर इसके सब हेड्स हमने किए। तो अब हमारा ये इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड क्लियर हो जाता है। अब हमारी एसेट साइड्स बचती है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब इस बेस पे, आज के लेक्चर के बेस पे जो हमारे 2 क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों जो आपको घर से करने हैं, वो क्या रहेंगे हम वो देख लेते हैं। वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे बच्चा आपके ये, इन दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज वाला लेक्चर आपको समझना है, उसके बेस पे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देख लेते जो लास्ट सेशन में हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे वो क्या थे। लास्ट सेशन के क्वेश्चंस थे बच्चे ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द टर्म्स। किस टर्म से रिप्लेस हुए थे बच्चा, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबेबल्स से। अभी ट्रेड पेबेबल्स हमने पढ़ा, रिसीवेबल्स हम पढ़ेंगे एसेट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। कब बताती है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज 31 मार्च को बताती है, फॉर ए पीरियड नहीं बताती है। फॉर ए पीरियड किस में रहेगा बच्चा, आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगा। क्लियर है, तो ये था बच्चा हमारा आज का लेक्चर। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड, दैट इज नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, उसके मेन हेड सब हेड सारा हम क्लियर करेंगे और अपनी बैलेंस शीट को हम पूरा पढ़ लेंगे। तो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।